हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज जीओसी का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्षारीय सामर्थ्य की बात कर ली थी। ठीक है ना, क्षारीय सामर्थ्य जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। तो आज जीओसी में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भाई रिएक्शन इंटरमीडिएट। टॉपिक का नाम क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। हिंदी में बोले तो अभिक्रिया मध्यवर्ती, है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखो जरा, इसका मतलब क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब होता है भाई ऐसी प्रजातियां जो अभिक्रिया के बीच में बनती है, रिएक्शन के बीच में बनती है, जो रिएक्शन के मध्य में बनती है, उनको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है ना, जो भी रिएक्शन के बीच में बनेगी उनको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्लियर है? बेसिकली 3 तरीके की स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी रिएक्शन इंटरमीडिएट में। ठीक है ना, बाकी तो बहुत सारी स्पीसीज इनके अलावा और भी देखने को मिल सकती है। 3 तरीके के अभिक्रिया मध्यवर्ती आपको देखने को मिल सकते हैं। अभिक्रिया मध्यवर्ती 3 तरीके के देखने को मिलेंगे। कौन कौन से है भाई? एक तो है भाई कार्बोकेटाइन। क्या है? कार्बोकेटाइन। अबे कार्बोकेटाइन, ठीक है, इंग्लिश में भी इसको कार्बोकेटाइन ही बोलते हैं। एक अपने पास है भाई कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन, ठीक है। और एक है भाई अपने पास फ्री रेडिकल, ठीक है, मुक्त मूलक। ये 3 तरीके के अभिक्रिया मध्यवर्ती, यानी किसी भी रिएक्शन के बीच में ये 3 चीजें बन सकती है मध्यवर्ती के तौर पर। जो रिएक्शन के बीच में बनता है मध्यवर्ती के तौर पर, ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन के बीच में ये 3 चीजें आपको दिख सकती है, कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन और फ्री रेडिकल। इनके अलावा भी कई मध्यवर्ती रिएक्शन के बीच में बनते हैं, जैसे कार्बीन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है। ठीक है ना, ये कुछ और मध्यवर्ती है जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। इनकी बात अभी अपन नहीं करेंगे, इनकी बात बाद में करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 3 ही अपने पास 3 ही मध्यवर्ती है, इंटरमीडिएट है, वो है कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन और फ्री रेडिकल, बोले तो मुक्त मूलक। क्लियर? अब देखना जरा कार्बोकेटाइन क्या होता है। पहले भी बात अपनी हो चुकी है, कहीं पर भी अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज आए तो कार्बोकेटाइन। अगर कहीं पर भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसको कार्ब एनाइन बोलते हैं। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो कार्ब एनाइन। और मुक्त मूलक का मतलब है अगर कहीं पर भी कार्बन पर अगर एक ऑड इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको बोलेंगे मुक्त मूलक। कार्बन पर एक अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसको मुक्त मूलक हम बोलेंगे। क्लियर? तो अब देखना, कार्बोकेटाइन हो गया, कार्ब एनाइन हो गया और मुक्त मूलक हो गया। 3 चीजें हो गई। अगर मैं यहां पर बात करूं भाई इनमें संकरण की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? संकरण की। तो जो कार्बोकेटाइन होता है, जैसे ये है, तो ये वाला जो है वो sp2 संकरित होगा। कैसा संकरण होगा भाई? इस पर sp2 संकरण होगा। यहाँ पर जो संकरण होगा वो होगा sp3 और यहाँ पर संकरण होगा भैया sp2। क्लियर है बात? sp3, यहाँ sp2 और वहाँ पर भी sp2 संकरण। ये तो संकरण। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ भाई बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई 6, यहाँ पर होते हैं भैया 8 और यहाँ पर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। ठीक है, हम ये मानते हैं, ये बोला जाता है कि कोई भी परमाणु जो होता है वो अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है? हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। तो ये वाला जो है ये भी अष्टक न्यून यौगिक है। कैसा है? अष्टक न्यून। इसका अष्टक जो है वो अपूर्ण है, अष्टक न्यून बोल दो या अष्टक अपूर्ण बोल दो। और सेम टू सेम ये वाला भी कैसा है भाई? अष्टक अपूर्ण है या अष्टक न्यून है। ये दोनों के दोनों अष्टक न्यून यौगिक है। क्लियर है बात? ये भी अष्टक न्यून है और ये भी अष्टक न्यून है, दोनों के दोनों अष्टक न्यून यौगिक है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ये वाला जो है अष्टक न्यून है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऐसी प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट वाला कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्लियर है बात? फिर देखना जरा, इसकी बात करते हैं अष्टक न्यून की। ये वाला भी क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, अष्टक न्यून है। जबकि
ये वाला जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। क्लियर है बात? फिर देखो जरा कि जितने भी इलेक्ट्रोफाइल है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का काम करते हैं, और ऐसी प्रजातियां जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है वो लुईस अम्ल भी होती है। क्या होती है भाई? लुईस अम्ल। तो ये वाला जो है वो लुईस अम्ल की भांति भी बिहेव कर सकता है, ये एक लुईस अम्ल है। क्लियर है? ये वाला जो है ये भी अष्टक न्यून है, ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो ये वाला भी एक लुईस अम्ल है। ठीक है, और इसकी बात करते हैं, ये एक लुईस क्षार है। क्या है? लुईस क्षार। तो ये सिंपल सी बात हो गई, अपने पास तीनों में हमने कंपैरिजन कर लिया। और इसके अलावा तीनों जो है वो क्या है बेसिकली, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्ब कैटायन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो कार्ब एनायन, और अगर कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मुक्त मूलक। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, ये जो टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी अभिक्रिया मध्यवर्तियों का स्थायित्व। ठीक है, यानी इनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। कोई कार्ब एनायन आपको दे दिया, मान लो 2-3 कार्ब एनायन दे दिए कार्बन पर, जिन पर सब पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये 2-3 आपको प्रजातियां दे दी और बोल दिया कि भाई इनको आपको क्या करना है, स्थायित्व के घटते क्रम में या स्थायित्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर कार्बोकैटायन में दे देगा और ऐसा ही आपको फ्री रेडिकल में दे देगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। तो जब भी ऐसा हो, आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे कि भाई कार्ब एनायन के स्थायित्व का क्रम क्या है, कार्ब कैटायन के स्थायित्व का क्रम क्या है, तो हमें क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कैसे इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करती है, कैसे स्टेबिलिटी चेक करनी है, यही अपना पॉइंट होने वाला है। करना कुछ नहीं है ज़्यादा, जो एम, एच और आई प्रभाव मैंने आपको बता रखे हैं, बस उनकी ही हेल्प लेनी है। उनकी मदद से ही हम क्या करते हैं भाई, इनकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। एम, एच और आई प्रभाव से ही स्थायित्व चेक किया जाता है। देखना जरा कैसे चेक करेंगे, इसको तो मैं मिटा रहा हूं। सबसे पहले इनमें से मैं बात कर लेता हूं भाई कार्ब एनायन के स्थायित्व की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्ब एनायन का स्थायित्व, फिर पढ़ेंगे कार्बोकैटायन और मुक्त मूलक के स्थायित्व। अब कार्बोकैटायन जो है वो भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, और मुक्त मूलक जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। तो जो कंसेप्ट आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में लगाना है वो ही कंसेप्ट फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में लगाना है, इसलिए उन दोनों को हम जो है वो बाद में पढ़ेंगे। दोनों का कंसेप्ट क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। पहले हम पढ़ लेते हैं भाई, है ना, कार्ब एनायन के स्थायित्व का क्रम। कार्ब एनायन का स्थायित्व है तो कार्ब एनायन होता क्या है कि कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐसी प्रजातियों को हम क्या बोलेंगे? कार्ब एनायन बोलेंगे। क्लियर है बात? अब देखना जरा, दो तरीके के मेरे पास कंपाउंड है अलग अलग, एक तो CH2 माइनस और यहाँ पर कोई जुड़ा है X, एक है भाई CH2 माइनस और यहाँ पर कोई जुड़ा है Y। ये दो तरीके की अलग अलग मेरे पास प्रजातियाँ हैं। मेरे को ये चेक करना है कि भाई इन दोनों में से ज़्यादा स्थायी कौन सा है और कम स्थायी कौन सा है। ठीक है, और ये चेक करने के लिए आपको जब भी कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो सबसे पहले इस पर जो ग्रुप लगे हैं उन ग्रुप का कौन सा प्रभाव होता है, सबसे पहले ये चेक कर लेना। जो भी ग्रुप लगे हैं उनका कौन सा प्रभाव होता है हमें सबसे पहले ये चेक करना है। तो X जो है, मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप बोले तो कौन सा? माइनस वाला भाई साहब, -I -M, है ना। ये वाला जो ग्रुप है -I या -M, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप के तौर पर लगे हुए होंगे। और Y की बात करें तो Y वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब ये +I हो गया या +M हो गया या +H वाला कोई ग्रुप हो गया। इस तरीके के ग्रुप आपको यहाँ पर जुड़े हुए मिलेंगे। यहाँ पर माइनस वाले, यहाँ पर प्लस वाले। माइनस वाले ग्रुप क्या करेंगे भैया? माइनस वाले ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, LOG इलेक्ट्रॉन खींच लिए, है ना। और प्लस वाले ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का गुण रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव रखते हैं, ये भैया इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। क्लियर है बात? तो ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और ये वाले भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। आप खुद सोचना, मैंने आपको बता रखा है ना, जाने कितनी बार बताया है कि भैया नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, जिस भी प्रजाति पर चार्ज है, जिस भी प्रजाति पर आवेश है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, आवेश जितना ज्यादा होगा स्थायित्व उतना ही कम। आवेश का मतलब टेंशन होती है भाई साहब, टेंशन ज्यादा स्टेबिलिटी कम, है ना। तो इस पर नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा, हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्थायित्व कम, नेगेटिव चार्ज कम स्थायित्व ज्यादा। यही अपना कंसेप्ट है, शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं।
ठीक है ना। तो यहां पर भी यही काम में लेना है, आप खुद सोचना, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट वाले जो ग्रुप है वो क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेंगे, और इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। और भाई कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज कम होगा, तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है बात। यहां पर बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस पर पहले से नेगेटिव चार्ज था, और भैया और ज्यादा नेगेटिव इसको दिया जा रहा है, पहले से परेशान था और ज्यादा परेशान इसको किया जा रहा है। आप खुद बताना, स्टेबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, क्या होगी भाई साहब, स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होगा भाई साहब, इंक्रीज होगा, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो मैं बोलूंगा स्टेबिलिटी विल बी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी जो है वो क्या होगी, घटेगी, कम होगी। ठीक है, तो अब कंक्लूजन क्या है भाई, इतनी चीज अपन ने पढ़ ली, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो भाई कंक्लूजन छोटा सा है, देखना जरा, कि मैं ये बोल सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, ठीक है, ये किसी भी कार्ब एनाइन का स्थायित्व है, यह समानुपाती होगा किसके, -I या -m प्रभाव के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो माइनस वाले आएंगे ना तो कार्ब एनाइन से क्या करेंगे भाई, चार्ज खींचेंगे, और इसका खुद का चार्ज क्या कर देंगे, कम कर देंगे, खुद का चार्ज कम कर देंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और अगर कोई प्लस वाला आएगा तो +I या +m या +H प्रभाव के ये क्या आ जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। तो भाई ये अपने पास क्या रहेगा, एक बेसिक सा, एक छोटा सा क्रम रहेगा, ठीक है ना, मतलब तरीका रहेगा चेक करने का स्थायित्व किसका, कार्ब एनाइन का। तो आपको ये वाला मेथड लगाना, जब भी मैं कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी की बात करूं हमेशा यही चेक करना है कि भाई किसके पास कौन सा ग्रुप लगा है, उसका प्रभाव कैसा है, प्लस वाला है माइनस वाला है। अगर प्लस वाला कोई प्रभाव आ गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कोई प्रभाव आ गया, तब तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, माइनस वाला कोई प्रभाव आ गया तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है बात। फिर देखो ज़रा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको मिटा देता हूँ ना, नोट तो कर ही लिया होगा। अब बात करेंगे भाई एग्जाम्पल्स की, तो देखें देखें भाई, एग्जाम्पल से बात स्टार्ट करता हूँ। एक तो है मेरे पास CH3 कार्ब एनाइन, मिथाइल कार्ब एनाइन, एक है भैया मेरे पास CH3 CH2 कार्ब एनाइन, एक है भाई मेरे पास CH3 CH और CH3 कार्ब एनाइन, और एक है CH3 CH3 और CH3 कार्ब एनाइन। ठीक है ना, ये 4 कार्ब एनाइन मेरे पास है। आपको मैंने बोला कि स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने ये कहा है कि भाई जो चीज़ अलग होती है उसको चेक करना होता है। आप चेक करो प्रभाव कैसा है, जो कार्बन पर, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन पर जो समूह जुड़े हैं उनका प्रभाव कैसा है, हमें ये चेक करना है। तो भाई यहाँ पर जो समूह जुड़ा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं जुड़ा है, यहाँ CH3 जुड़ा है, इसका प्रभाव +I। ठीक है, आप कहोगे कि सर +H प्रभाव भी तो होगा, तो भाई यहाँ कार्ब एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, ये चीज ध्यान में रखिए। जब हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने पढ़ाया था उस टाइम पर भी बताया था, क्या कार्ब एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, अतिसंयुग्मन नहीं होता है। अतिसंयुग्मन एल्कीन में हो सकता है, फ्री रेडिकल में हो सकता है, कार्ब कैटायन में हो सकता है, इसके अलावा टोलुइन में भी हो सकता है। यहाँ पर अतिसंयुग्मन नहीं होगा, यहाँ पर केवल हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट होगा, आई प्रभाव होगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भाई ये +I और ये भी +I, दो +I। यहाँ पर देखो जरा +I और ये +I और ये +I, यहाँ 3 +I। ठीक है ना, ये वाला देखो जरा ध्यान से, एक कार्बन, ये कार्बन जो है केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा है, ये वाला 1 डिग्री कार्ब एनाइन, ये वाला जो है वो 2 डिग्री कार्ब एनाइन, और ये वाला जो है वो 3 डिग्री कार्ब एनाइन। ठीक है, 3 अलग अलग कार्ब एनाइन हो गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्ब एनाइन। क्लियर है बात। अब इनमें मेरे को क्या करना है, स्टेबिलिटी चेक करनी है। जितना ज़्यादा +I होगा स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई, बोलना ज़रा। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल CH3 माइनस, फिर आ जाएगा 1 डिग्री,
2 डिग्री फिर 3 डिग्री। ये अपने पास भाई कार्ब एनाइन का स्थायित्व का क्रम आएगा, और ये क्रम जनरल ऑर्डर है, आपको ध्यान में रखना है। कार्ब एनाइन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और 1 डिग्री से भी ज़्यादा कौन सा होगा, CH3-। क्लियर है बात। फिर देखो ज़रा और एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमें ये चेक करना है नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है, कहाँ कम स्टेबल है, कहाँ ज़्यादा स्टेबल है। जैसे आपको ये वाला दे दिया, यहाँ स्टेबिलिटी चेक करते हैं, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तीनों के तीनों कार्ब एनाइन है, और तीनों कार्ब एनाइन है, तो चेक करते हैं स्टेबिलिटी। देखना जरा, ये वाला जो है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है sp3 संकृत, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है sp2 संकृत, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ये sp संकृत है। ठीक है भाई, इधर से इधर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, विद्युत ऋणता बढ़ेगी, क्योंकि S लक्षण बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणता क्या होती है, बढ़ती है। S लक्षण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विद्युत ऋणता, ठीक है ना। और ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु पर, यह मैंने कंसेप्ट क्या बता रखा है कि भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्थायी होता है, ज्यादा स्थायी होता है, ठीक है। और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्थायी होता है। क्लियर है कि ज्यादा विद्युत ऋणी पर तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और कम विद्युत ऋणी पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी ये वाला है, तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो ये क्रम आएगा किसका, स्टेबिलिटी का। समझ गए बात को। तो भाई इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। और देखते हैं एग्जाम्पल जो है वो खूब है, एग्जाम्पल ही करेंगे अपन। देखें मैं को 2-4 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वहां आपको यही चेक करना भी है, ठीक है। देखना जरा, हाँ भाई, यहां आप मेरे को बताओगे कि कौन सा वाला कार्ब एनाइन कम स्थायी है, कौन सा वाला कार्ब एनाइन ज्यादा स्थायी है। सोच समझ के आंसर देना। चेक कर लो भाई, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। चेक करें, देखो जरा 3 एग्जाम्पल लिखे, एक बार इन्हें चेक करते हैं। चेक करने का तरीका वही, क्या जो भी समूह जुड़े हैं उनका प्रभाव चेक कर लो केवल, ठीक है। इसका चेक करते हैं भाई, यहाँ पर कोई भी अलग समूह नहीं जुड़ा है, यहाँ NO2 अलग है, CN अलग है, CH3 अलग है। चेक कर लेते हैं NO2 का प्रभाव कैसा, -I, CN का -I, और CH3 का कैसा, +I, -I और +I। तो भाई बताओ जरा कि सबसे ज़्यादा -I किसका होता है। माइनस वाले जितने ज़्यादा आएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट उतना ही ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट लगेगा हम बोलेंगे स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो भाई सेकंड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट लगेगा, फिर थर्ड वाला, इन दोनों का -I कंपेयर करें तो NO2 का ज़्यादा होता है। मैंने आपको बताया था, वापस से बोल रहा हूँ, जहाँ पर मैंने आपको चारों ऑर्डर -I, -M, +I, +M चारों ऑर्डर एक ही पेज पर लिखने के लिए बोला था, तो वो पेज आप हमेशा साथ में रखें जब तक GOC की एप्लीकेशन चलते हैं तब तक। तो दूसरा सबसे ज़्यादा, फिर तीसरा, फिर जो है वो कौन सा हो जाएगा भाई, चौथा और पहला में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा। ध्यान से, पहले में तो कोई ग्रुप नहीं लगा है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा है, जबकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है, ठीक है ना। तो CH3 अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो भाई ये तो इलेक्ट्रॉन देगा तो वहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो आप इन दोनों में से चेक करते हैं तो पहले वाला जो है वो ज़्यादा स्थायी होगा, चौथे वाला कम स्थायी होगा। ये अपने पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। क्लियर। यहाँ चेक करते हैं भाई, देखना ये वाला देखो जरा 1 डिग्री है, क्योंकि ये वाला कार्बन केवल एक दूसरे कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। ये वाला कार्बन जो है वो आजू बाजू 2 दूसरे कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री। ये वाला कार्बन जो है वो आजू बाजू 1, 2, 3 से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री। कार्ब केटाइन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा, 1 डिग्री, इसलिए पहला सबसे ज्यादा स्थायी,
फिर दूसरा और सबसे कम स्थायी 3 डिग्री। ये अपने पास कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ चेक करते हैं भाई, देखो जरा, ये वाला भी 2 डिग्री है और ये वाला भी 2 डिग्री है, लेकिन भाई ये वाला जो है वो डबल, सिंगल और ये नेगेटिव चार्ज, तो ये वाला जो है वो अनुनाद वाला है। अनुनाद से क्या होता है भाई, अनुनाद से हम बोलते हैं जब भी अनुनाद होगा तो स्टेबिलिटी आती है, अनुनाद से हमेशा स्थायित्व बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनुनाद से आवेश का वितरण हो जाता है, अनुनाद से चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि जो चार्ज अभी आप देख रहे हो कि भाई इस कार्बन पर है, तो जब इसमें अनुनाद चलेगा ना तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर आधा यहाँ इस कार्बन पर, आधा इस कार्बन पर, दोनों कार्बन पर आधा आधा चार्ज हो जाएगा, जिससे चार्ज जो है वो वितरित हो जाएगा। तो अनुनाद से स्थायित्व आने का कारण ही यही है कि अनुनाद से जो आवेश है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अनुनाद वाला बिना अनुनाद वाले से हमेशा ज्यादा स्टेबल ही होगा, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये अपने पास भाई कार्बन आयन की स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर है। क्लियर बात? और चेक करते हैं, देखना जरा, मैं कुछ और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वहां पर भी आपको यही काम करना है। इसको मिटा देता हूं। अब तक जितना भी जीओसी में अपन ने पढ़ा है ना, बस MHI प्रभाव, उनका ही एप्लीकेशन अपन पढ़ रहे हैं कि काम में कैसे आते हैं, यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देख, हाँ भैया, स्टेबिलिटी बतानी है। चेक करें, देखिए स्टेबिलिटी, यहां पर भी स्टेबिलिटी चेक करें, बताए देखें कौन सा कम स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर भी स्टेबिलिटी बताई भाई। इन तीनों में भी स्टेबिलिटी चेक करें। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है भाई, है ना, जल्दबाजी तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। देखिए जरा, देखिए ये कुछ एग्जाम्पल है, इनको भी चेक करते हैं। इसके बाद में कुछ और एग्जाम्पल चेक करेंगे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी में। एक और लिख देता हूं, ठीक है भाई। देखो यहाँ हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि कौन सा वाला कम स्थायी है, कौन सा वाला ज़्यादा स्थायी। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं, आप कोई भी कंसेप्ट लगा सकते हो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर चेक करते हैं डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। पूरे में साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, इसके पास नेगेटिव चार्ज भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कैसा होगा ये? एरोमेटिक होगा, ये वाला एरोमेटिक है। डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल डबल, तो ये वाला भी इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी कैसा है? ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। फिर इसको चेक करते हैं डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल सिंगल, ये वाला जो है वो नॉन एरोमेटिक है। तो भाई एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये वाला एंटी एरोमेटिक होगा ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताया हुआ क्या होता है भाई, बताना जरा। भाई सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है अपना कौन सा? एरोमेटिक। एरोमेटिक के बाद में कौन सा हो जाता है भाई? नॉन एरोमेटिक। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक सबसे कम स्टेबल होता है। ये कार्बन आयन के स्थायित्व का क्रम हो गया। ये वाला एग्जाम्पल पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। याद करो, अम्लीय सामर्थ्य में मैंने आपको बताया था क्लोरोफॉर्म
और फ्लोरोफॉर्म में से ज्यादा अम्लीय कौन सा होता है? क्लोरोफॉर्म जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है। रीजन क्यों है? रीजन क्या है क्लोरोफॉर्म के ज्यादा एसिडिक होने का? रीजन ये बताया था क्योंकि क्लोरोफॉर्म का जो क्लोरीन है उसके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, तो यहाँ इसके पास जो है वो रिक्त डी कक्षक उपस्थित है, रिक्त डी कक्षक, और रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण नेगेटिव सिंगल रिक्त डी कक्षक यहाँ पर एक तरीके से संयुग्मन है, कॉन्जुगेशन है, अनुनाद है, और जिसमें अनुनाद नेगेटिव चार्ज में, याद रखना कि कार्बेनाइन में अपन स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा अनुनाद में जाएगा हम बोलेंगे उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज अनुनाद में जा रहा है, जबकि फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, ये वाला कम स्थायी होगा, ये ज्यादा स्थायी होगा। तो अगर स्टेबिलिटी चेक करें तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। कारण क्या है? क्योंकि क्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित है। यहाँ चेक करते हैं भाई, देखो जरा, भाई देखो डबल सिंगल और ये नेगेटिव चार्ज संयुग्मन है, अनुनाद है। डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी अनुनाद है, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी अनुनाद है, तीनों में अनुनाद है। अब देखना ये एक तरीके से संयुग्मी तंत्र है, और भाई संयुग्मी तंत्र से जुड़े हुए परमाणु के बीच में क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है, अगले की विद्युत ऋणता भी ज्यादा है, यानी ये वाला जो समूह जुड़ा है ना इसका प्रभाव कैसा लग रहा है? -m प्रभाव लग रहा है। इस नेगेटिव चार्ज पर इस समूह का -m प्रभाव लग रहा है। ऐसे ही इस नेगेटिव चार्ज पर इस समूह का -m और इस समूह का भी -m, दो -m वाले जुड़े हैं। कि देखो भाई संयुग्मी तंत्र था, एक तो डबल सिंगल और ये नेगेटिव चार्ज, ये संयुग्मी तंत्र, और इससे जुड़े हुए परमाणु के बीच में बहुबंध है, अगले की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो नेगेटिव तो इस पर जो है वो प्रभाव कैसा हो गया? -m प्रभाव हो गया। यहाँ पर देखो जरा कितने -m, एक -m, ये -m और ये -m, तीन -m है। तो भाई हमें यह पता है कि अगर -m या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट जितना ज्यादा होता है कार्ब एनाइन में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट जितना ज्यादा होता है, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब एनाइन इनमें से कौन सा होगा भाई? तीसरा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर दूसरा वाला, फिर पहले वाला। ये अपने पास कार्ब एनाइन के स्थायित्व का क्रम आ जाएगा। यहां चेक करते हैं भाई स्टेबिलिटी, देखना जरा इस ग्रुप का प्रभाव कैसा? -m, ठीक है, -m, ठीक है। फिर यहां पर देखो जरा, यहां पर भी इसका, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, विद्युत ऋणता ज्यादा है, -m, यहां पर भी -m, सबका -m, दो -m है। लेकिन एक चीज देखना, आप इसको यूं समझो कि भाई एक तो CH3CO है, CH3CO समूह है, एक CH3OCO समूह है। इन दोनों में से आप कंपेयर कर लो जरा, जहां पर -m का क्रम मैंने आपको लिखवाया हुआ है उसमें चेक कर लो, इनमें से -m ज्यादा किसका? ऊपर वाले का या नीचे वाले का? भाई ऊपर वाले का -m ज्यादा है, RCO लिखा है, यहाँ ROCO लिखवाया है, इसका -m ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? आप खुद सोचना कि भाई एक तो ये तरीका है कि यहाँ पर ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर अनुनाद कर रहा है, इधर भी अनुनाद कर रहा है, दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज अनुनाद कर रहा है। इसमें भी यही हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर भी, और यहाँ पर भी यही हो रहा है, नेगेटिव चार्ज तो दोनों साइड अनुनाद कर रहा है। तो अब ये CO ग्रुप जो है ना, CO ग्रुप -m प्रभाव है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। तो यहां पर CO ग्रुप जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ भी अनुनाद करना पड़ रहा है, CO को इधर ऑक्सीजन के साथ अनुनाद करना पड़ रहा है, यानी इस नेगेटिव चार्ज के साथ अनुनाद CO का क्या हो गया? कम हो गया। यानी नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ तो अनुनाद तो कर रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहां इस नेगेटिव चार्ज में अनुनाद क्या है? कम है, क्योंकि ये CO जो है इधर ऑक्सीजन के साथ बिजी है। और ऐसा ही काम इधर भी हो रहा है भाई, ये नेगेटिव चार्ज दोनों साइड तो अनुनाद कर रहा है, लेकिन ये वाला CO इस ऑक्सीजन के साथ बिजी है, ये वाला CO इस ऑक्सीजन के साथ बिजी है। जो CO है ना वो दोनों के दोनों ऑक्सीजन के साथ बिजी है, इसलिए नेगेटिव चार्ज का अनुनाद क्या हो रहा है? घट रहा है। आप ऐसे सोच लो, या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई मैंने यहां पर आपको ये क्रम लिखा रखा है और इस क्रम में इसका -m ज्यादा है, तो यहां -m, दोनों ग्रुप ज्यादा वाले जुड़े हैं। यहाँ एक कम -m वाला जुड़ा है, एक ज्यादा -m वाला जुड़ा है। यहाँ पर दोनों के दोनों समूह कम वाले -m वाले जुड़े हैं। तो -m अगर कम आएगा तो हम बोलेंगे कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इनमें अगर स्टेबिलिटी चेक करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर कौन सा सेकंड, फिर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्लियर है बात? सिंपल सा काम है। इसको चेक करते हैं भाई, देखना जरा, यहाँ डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज अनुनाद में है दोनों तरफ, डबल सिंगल नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज अनुनाद में है। अब कंडीशन देखना जरा भाई, यहाँ पर दोनों तरफ अनुनाद में जा रहा है, क्यों?
क्योंकि देखना जरा, डबल सिंगल नेगेटिव ये दोनों अनुनाद में है, नेगेटिव सिंगल डबल ये दोनों अनुनाद में है, लेकिन डबल सिंगल सिंगल डबल ये दोनों डबल बॉन्ड अनुनाद में नहीं है। तो ये वाला क्रॉस कॉन्जुगेशन है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और यहाँ डबल सिंगल नेगेटिव ये वाला लीनियर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, बताया था कॉन्जुगेशन 3 प्रकार का, क्रॉस कॉन्जुगेशन, लीनियर कॉन्जुगेशन और साइक्लिक कॉन्जुगेशन। तो ये वाला एक क्रॉस कॉन्जुगेशन है, एक लीनियर कॉन्जुगेशन। लीनियर की प्रायिकता ज्यादा होती है भाई, लीनियर वाला ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। रेखीय संयुग्मन जो है ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए सेकंड इज द मोर स्टेबल, सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। लीनियर की ज्यादा प्रायिकता आपको रखनी है क्रॉस की बजाय, ठीक है ना। लीनियर वाले से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है ऐसा माना जाता है, इसलिए लीनियर वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये अपने पास कार्ब कैटाइन की, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी के कुछ जनरल ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है ना, जिन पर अभी अपन और बात करते हैं। इसके अलावा और देखो जरा, और कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। हाँ भाई, देखो कि और हम किस तरीके से कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। 2-4 एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, उनमें आपको सेम टू सेम यही काम करना है, बस जो समूह जुड़े हैं उनका इफेक्ट चेक कर लो भैया। देखो, है ना, बिल्कुल जो समूह जुड़े हैं उनका इफेक्ट चेक करना है कि इफेक्ट प्लस वाला होगा कि माइनस वाला होगा। बहुत ही सिंपल सा काम है। देखो, ठीक है, और देखो, यहां स्टेबिलिटी चेक करनी है भाई हमें। वैसे सेम टू सेम मेथड जो है संयुग्मी क्षार का स्थायित्व भी अपन ने कुछ इस तरीके से ही चेक किया था कि भाई जहां चार्ज ज़्यादा होता है संयुग्मी पर, वहां पर उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो एक तरीके से वो ही कंसेप्ट आपको लगाना है जो हमने संयुग्मी क्षार के स्थायित्व में काम में लिया था, बिल्कुल वो ही कंसेप्ट लगाना है। और यहाँ पर भी आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, यानी कंसेप्ट क्या है कि जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ स्टेबिलिटी कम होगी, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम होगा वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखो ज़रा, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है ना। देखो ज़रा, OCH3 का प्रभाव कैसा होता है बोलो ज़रा। पहले तो ये चेक कर लो कि जो ग्रुप जुड़ा है वो कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है, कि पोजीशन के अकॉर्डिंग प्रभाव बदल सकता है। जैसे M और H प्रभाव ये केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होते हैं, मेटा पर नहीं होते हैं। M और H मेटा पर नहीं होते हैं। मेटा पर केवल कौन सा होता है, मेटा पर केवल I प्रभाव होता है, ठीक है ना। और जबकि M और H केवल ऑर्थो और पैरा पर होता है। I प्रभाव तीनों पर होता है, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पर होता है। इसके अलावा I प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है, जबकि M और H दूरी पर निर्भर नहीं करते, यानी ऑर्थो और पैरा पर M और H लगते हैं, बराबर मात्रा में लगते हैं, ठीक है ना। यहाँ चेक करते हैं भाई,
पैरा पोजीशन है, OCH3 का प्रभाव प्लस एम। संयुग्मी तंत्र से डायरेक्टली जुड़े हुए परमाणु पर एक लोन पेयर है, प्रभाव कैसा, प्लस एम। यहाँ पर NO2 है, NO2 का प्रभाव माइनस एम, CN का प्रभाव माइनस एम, इसका प्रभाव प्लस H, ठीक है ना। तो देखना जरा कि भाई प्लस वाले प्रभाव जितने ज्यादा आएंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट लगा हुआ होगा, कार्ब एनायन को जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए जाएगा, ठीक है, हम बोलेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार्ब एनायन को जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्ब एनायन कौन सा होगा भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल जिसका माइनस एम सबसे ज्यादा होगा, सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अब फर्स्ट और फोर्थ में से चेक करते हैं। भाई यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट ज्यादा होगा वो कम स्थायी होगा। तो M और H में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्लस M से दिए जाते हैं या प्लस H से दिए जाते हैं, तो भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है प्लस M से दिए जाते हैं। प्लस M वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला कम स्थायी होगा, प्लस H वाला कम इलेक्ट्रॉन देगा इसके कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा स्थायी होगा। तो अब आएगा फोर्थ, और फर्स्ट वाला सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, ये ऑर्डर रहेगा। क्लियर है। यहाँ चेक करते हैं भाई, देखना जरा, ये OCH3, ये पोजीशन कौन सी है, ये पैरा मेटा सब में मेटा पोजीशन है, ठीक है ना, ऑर्थो मेटा पैरा, तो सब में मेटा पोजीशन है। मेटा पर OCH3 का प्रभाव माइनस आई, ठीक है, इसका प्रभाव माइनस आई, ये माइनस आई, इसका प्लस आई। क्लियर बात। तो भाई प्लस आई वाला तो सबसे कम स्थायी हो जाएगा और माइनस वाला सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा। अब इनमें चेक करो, NO2 CN OCH3, इनमें माइनस आई किसका ज्यादा है, इसके लिए वो आप ऑर्डर चेक करो जहां माइनस आई का क्रम मैंने आपको लिखवाया है। तो NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा है, तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्थायी होगा, फिर थर्ड वाला CN का आ जाएगा, फिर फर्स्ट वाला, और सबसे कम स्थायी कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। क्लियर है। ऐसे ही यहाँ चेक करते हैं भाई, पोजीशन कौन सी है, ये वाली पोजीशन है पैरा 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 पैरा, और पैरा पर भाई M भी होता है H भी होता है। अब एल्काइल ग्रुप का M तो होता नहीं है, H प्रभाव हो सकता है, लेकिन H प्रभाव कब होता है, जब अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो इसके पास देखना जरा 3 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस H प्रभाव, है ना, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस H प्रभाव, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस H प्रभाव, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर प्लस H नहीं होगा। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बोला था कि कार्ब एनाइन में प्लस H नहीं होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर प्लस H कैसे कंसिडर कर सकते हो। भाई वो कार्ब एनाइन दूसरा था, एक कार्ब एनाइन है CH3CH2 माइनस। अब आप कहोगे कि सर ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो इसमें प्लस H होना चाहिए, इसमें अतिसंयुग्मन होना चाहिए, इसमें अतिसंयुग्मन नहीं होगा। यहाँ हो सकता है, क्यों, मैंने ये कहा था टोलुइन में अतिसंयुग्मन होता है, या बेंजीन, और बेंजीन पर CH3 जोड़ दो किसी भी पोजीशन पर कहीं भी, तो ये इस पे प्लस H होता है। तो ध्यान से देखना, बेंजीन के नीचे CH3, यहाँ पर प्लस H हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव यहाँ इस पर नेगेटिव चार्ज पर बहुत ही कम जाएगा, यहाँ तक नहीं जाएगा। बेंजीन में प्लस H है, यहाँ पर प्लस H है, तो इसका मतलब ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, और बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ इनके बीच में नेगेटिव चार्ज में रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन कम करने के लिए ये वाला अपना नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करेगा भाई, ज्यादा, मतलब नेगेटिव चार्ज रिपल्शन बढ़ेगा, तो हम बोलते हैं जितना ज्यादा रिपल्शन होता है स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई प्लस वाला डोनर इफेक्ट जितना ज्यादा होता है ना, डोनर इफेक्ट ज्यादा होगा तो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब देखना जरा, सबसे ज्यादा डोनर इफेक्ट किस में है, फर्स्ट में है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अतिसंयुग्मन अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। तो भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ये अपने पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। क्लियर है बात, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। यहाँ चेक करते हैं भाई, पोजीशन कौन सी है, मेटा पर प्लस आई, H तो होगा नहीं, प्लस आई और प्लस आई। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन चेक नहीं करना है, प्लस आई से चेक करना है। और एल्काइल समूह के केस में प्लस आई प्रभाव जो है, एल्काइल समूह के केस में हम बात करें प्लस आई की, तो जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं वहां पर प्लस आई प्रभाव ज्यादा होता है। तो इनमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा किसमें है भाई, इसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है, प्लस आई सबसे ज्यादा इसका होगा। तो प्लस आई सबसे ज्यादा 4, अच्छा चौथे में प्लस आई सबसे ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर प्लस आई के अपोजिट आएगा। तो फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, और फिर फोर्थ वाला, ये अपने पास स्थायित्व का क्रम रहेगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है कि कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी जो है वो कुछ ये सारा सिस्टम है चेक करते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं, कहाँ, संयुग्मी क्षार का स्थायित्व जहां हमने देखा है वहां हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये है भाई कंप्लीट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। अब बात करेंगे कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, ठीक है ना, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भाई कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। सेम टू सेम कंसेप्ट है, चार्ज चेक करना है, जहां चार्ज ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी कम होगी, बस कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। कार्ब एनाइन का ही कंसेप्ट है ना। कंसेप्ट क्या है, चार्ज चेक करना है, चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, है ना। अब यहां पर चार्ज कैसे चेक करना है, तो भाई दो अपने पास स्पीसीज है, दो कार्बोकेटाइन, एक तो CH2+, यहां पर कोई X जुड़ा है, एक अपने पास है CH2+ और यहां पर कोई Y जुड़ा है। मान लो कि जो X है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट रखता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, यानी -I या -M वाला कोई समूह है, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इससे, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। Y जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी +I या +M या +H वाला कोई समूह है, यानी ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लियर है। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा हम बोलेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही कम। यही फंडा है कि भाई चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज ज्यादा तो स्थायित्व कम, ठीक है। तो यहां देखना जरा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऊपर वाले में देखो इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इससे अगर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लूं इसका पॉजिटिव चार्ज तो इंक्रीज होगा। पहले से इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉनों की कमी बढ़ा दी, इसको और ज्यादा परेशान कर दिया, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो बात को, क्या किया है, पहले से पॉजिटिव चार्ज है, मैंने और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसे खींच लिए, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यहां पर मैं बोलूंगा पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया भाई, इसका इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बात, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर बात कर लेते हैं, तो यहां पर देखना जरा, पॉजिटिव चार्ज इस पर था, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन दे दिए, और अगर मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो क्या हो गई, पूरी हो गई, और इलेक्ट्रॉनों की कमी पूरी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया, और पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो स्टेबिलिटी खटाक से बढ़ गई। तो मैं यहां पर बोलूंगा यहां पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी, पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी तो स्टेबिलिटी में क्या आएगी, वृद्धि होगी, स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो स्टेबिलिटी यहां इंक्रीज होगी, यहां डिक्रीज होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं, बने हैं सीएनसी के साथ, ठीक है। तो फिर देखो जरा, ये तो है चार्ज का फंडा। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकाले रहे, कंक्लूजन निकाल लेते। तो देखना जरा, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट जब भी आएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जब भी आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन प्रोपोर्शनल होगा किसके, +I +M +H प्रभाव के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा -I और -M प्रभाव के, कि प्लस वाले प्रभाव ज्यादा आएंगे तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, माइनस वाले ज्यादा आएंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर बात, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं एग्जाम्पल से, तो देखना कुछ एग्जाम्पल्स हम यहां पर देख लेते हैं। इसको तो मैं मिटा रहा हूं। देखना जरा, एक तो कार्बोकेटाइन है CH3+, एक है भाई CH3CH2 पॉजिटिव, एक कार्बोकेटाइन है CH3CH और ये CH3 और ये पॉजिटिव, और एक कार्बोकेटाइन है CH3C और ये CH3 और ये CH3 और ये पॉजिटिव, ठीक है।
4 कार्बोकेटाइन है, स्टेबिलिटी मेरे को चेक करती है। कैसे चेक करेंगे भाई, फंडा क्या है, वो ही क्या चेक करेंगे, H प्रभाव I प्रभाव। क्लियर है, तो H प्रभाव चेक कर लेते हैं। M H I का क्रम तो आपको पता ही है, पहले M को चेक करते हैं, M नहीं होता तो H को चेक करते हैं, H नहीं होता तो I को चेक करते हैं, या अगर M कॉमन आ जाए तो H भी कॉमन आ जाए तो I, ऐसे चेक करना। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं जुड़ा है इस कार्बन से, इस कार्बन से जो है ये जुड़ा हुआ है, ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने 3 है ना। इस कार्बन से जो है वो 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हैं, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने 6। यहाँ पर इस कार्बन से जो है अल्फा अल्फा अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने 9। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे प्लस H प्रभाव होगा। कार्ब कैटायन में प्लस H होता है, कार्ब एनायन में प्लस H नहीं होता। तो सबसे ज्यादा प्लस H प्रभाव किसमें, ये देखना, ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन है, 1 डिग्री कार्ब कैटायन, ये वाला 2 डिग्री है क्योंकि आजू बाजू 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज आजू बाजू 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कैसा है 3 डिग्री। ठीक है ना, तो अगर चेक करें तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे हम बोलेंगे प्लस H प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा, प्लस H प्रभाव ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो आएगा 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल, ये ऑर्डर रहेगा स्थायित्व का। क्लियर है बात, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ये अपना क्रम रहेगा किसका, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का। भाई कार्ब एनाइन के स्थायित्व का जो क्रम आया था वो देखना जरा, इससे जस्ट उल्टा आया था, है ना, क्योंकि वहां पर हमने क्या कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम। यहाँ पर हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो उसका उल्टा आएगा। कार्ब एनाइन के केस में CH3- सबसे ज्यादा स्टेबल था, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। यहाँ उल्टा है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री। ये जनरल ऑर्डर है भाई, ये डायरेक्टली ध्यान में रखना है। आगे जब हम कार्बोकेटाइन में रिएक्शन में इंटरमीडिएट पढ़ेंगे कि किसी रिएक्शन के बीच में कैसे कार्बोकेटाइन बनता है या कार्ब एनाइन बनता है, वहां पर ये क्रम डायरेक्टली काम में लिए जाएंगे और डायरेक्टली आपको पूछ भी सकता है। ठीक है ना, तो ये क्रम जो है वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसी ऑर्डर को आप प्लस आई से भी चेक कर सकते हो। भाई देखो, अगर प्लस आई से चेक करूंगा, यहाँ पर 1 प्लस आई वाला समूह जुड़ा है, यहाँ पर 2 प्लस आई वाले जुड़े हैं, यहाँ पर 3 प्लस आई वाले जुड़े हैं, प्लस आई, इसका भी प्लस आई और इसका भी प्लस आई, 3 प्लस आई वाले जुड़े हैं। तो प्लस आई वाले जितने ज्यादा होंगे हम बोलेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। कार्बोकेटाइन के केस में प्लस आई वाले 3 है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो प्लस आई से भी सेम क्रम आएगा। लेकिन आप फंडा ध्यान में रखो, अपना कंसेप्ट ध्यान में रखो कि पहले M को ही चेक करना है हमेशा, फिर H को ही चेक करना है, फिर I को चेक करना है। यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप H को छोड़कर I को चेक कर लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये केस हम बार बार बीच में डिस्कस भी कर चुके हैं। क्लियर है बात, तो ये है भाई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, बिल्कुल इसी तरीके से हमें चेक करनी है। बाकी के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर इस क्लास या इससे पहले की किसी भी क्लास में कोई भी डाउट रहा हो तो आप वो डाउट मेरे को भेजें। पिछली क्लास में मैंने आपको क्षारीय सामर्थ्य के क्वेश्चन टिक करवाए थे, उम्मीद करते हैं आपने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे, नहीं किए तो वो आप कर लेना। ठीक है ना, अपन जो है वो लास्ट क्लास में, ये आपका 72 लेक्चर कंप्लीट है, 73 और 74th लेक्चर में अपन मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, 74 और 75, ये 2 लेक्चर मॉड्यूल के लिए अपन रखने वाले हैं। क्लियर है बात, तो भाई आप क्वेश्चन या मॉड्यूल जितना भी आपका बच गया है, जो मैंने टिक करवा दिया और बच गया है, तो वो आप सॉल्व कर ले जल्दी जल्दी, क्योंकि अपना टॉपिक जो है वो खत्म होने वाला है। ठीक है ना, और इसमें या इससे पहले की क्लास में कोई भी डाउट हो तो वो आप मेरे को भेजें, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।